संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में 14 फरवरी को BAPS हिंदू मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस समारोह में भी पीएम मोदी खास मेहमान होंगे। 14 फरवरी 2024 में उनका मूर्ति प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद हमारे वड़ा प्रधान और सब भक्त के बीच आकर ये पूरे देश को, UAE देश को और हमारा देश के लिए और हमारा हिंदू धर्म के लिए ये बहुत बड़ी बात है। जनवरी से फरवरी तक अयोध्या से अबू धाबी तक 2 भव्य मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और इसके कुछ ही महीनों बाद देश में लोकसभा के चुनाव है। इसमें सबसे असरदार मुद्दों में से एक मुद्दा राम मंदिर का भी होगा। बीजेपी के विरोधी दल इस बात को जानते हैं कि इसके बाद देश में हिंदुत्व की लहर उठेगी और इसका फायदा बीजेपी जमकर उठाएगी। जिस वजह से विपक्ष सावधान है, लेकिन उलझन इस बात की कि आखिर बीजेपी को राम मंदिर के उद्घाटन वाले समारोह के क्रेडिट से दूर कैसे रखा जाए। If you don't go, that means you're anti-Hindu. I mean, this kind of thing is nonsense. What are we supposed to do? I think let the individuals make a reasonable choice and they will do what they consider right. थरूर की भविष्यवाणी को माने तो इन मंदिरों के उद्घाटन के तुरंत बाद चुनाव की तारीखें घोषित होंगी। थरूर को लग रहा है कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2024 चुनाव के लिए पीएम मोदी हिंदू हृदय सम्राट होने का संदेश देंगे। इंडी गठबंधन में हमेशा से ही ये कंफ्यूजन रहा है कि सनातन विरोधियों का बचाव किया जाए या उनका विरोध किया जाए। अब इस कंफ्यूजन के साथ डर भी बढ़ रहा है, कहीं चुनाव से ठीक पहले मोदी की छवि जो है हिंदू हृदय सम्राट या सनातन सम्राट की ना बन जाए। एक तरफ बीजेपी की रणनीति को लेकर डर है, तो दूसरी तरफ अयोध्या जाने या ना जाने को लेकर इंडी गठबंधन के भीतर कंफ्यूजन कम होने की जगह बढ़ता जा रहा है। जिन दलों के नेताओं को राम मंदिर के समारोह में शामिल होने का न्योता मिला, वो इसको लेकर असमंजस में हैं कि 22 जनवरी को कार्यक्रम में भागीदारी करें या ना करें। कुछ दूसरे दल ऐसे जिनके नेताओं को अब तक न्योता नहीं मिला, ऐसे में उनकी उलझन इस बात पर कि बिना बुलाए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेता बैठकों में मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर भारी तनाव है, टकराव है, असमंजस है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होना या नहीं होना ही एक मुद्दा नहीं है जिसको लेकर इंडिया के घटक दल कंफ्यूज हैं। जहां एक तरफ एनडीए 24 के महामुकाबले की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है, वहीं इंडिया के घटक दल में जितने मुंह उतनी बातें जैसी हालात हैं। कई मुद्दों पर 2 राय रखी जा रही हैं। आइए इनकी एक फहरिस्त पर नजर डाल लें। इंडिया गठबंधन के भीतर फिलहाल ये तय करना मुश्किल कि राम मंदिर के उद्घाटन में जाएं या ना जाएं, नरम हिंदुत्व की राह पर चलें या सनातन विरोध की उदयनिधि वाली राह पर, धार्मिक समीकरणों पर दांव लगाएं या जातिगत समीकरणों का फॉर्मूला अपनाएं, जातीय जनगणना का मुद्दा फिर उछालें या विधानसभा चुनाव के सबक के बाद इससे तौबा करें, चुनावी माहौल बनाने के लिए पदयात्रा करें या साझा रैलियां, कौन बनेगा प्रधानमंत्री चेहरा तय करें या बिना चेहरे के लड़ें, किस आधार पर हो सीट बंटवारा, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन पर आक्रामक दिखें या नरम रुख अपनाएं, मोदी पर जुबानी हमला नीतियों पर हो या निजी तौर पर। जी हां, हालत वही है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। हर राज्य में इंडिया गठबंधन बिखरा बिखरा है। अब ये तनाव और टकराव सीट बंटवारे की वजह से बढ़ चला है। पश्चिम बंगाल में मोदी को ललकारने से पहले ममता बनर्जी कांग्रेस को ही कड़वी डोज दे चुकी हैं। दीदी ने यह कहकर कांग्रेस और सीपीएम को उकसा दिया कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ टीएमसी ही है जो भाजपा को सबक सिखा सकती है, दूसरी कोई पार्टी नहीं। यानी टीएमसी कांग्रेस से खुलकर कह रही है कि मोदी को रोकना तुमसे ना हो पाएगा। 2021 में हम लोग भाजपा को हरा दिया था और कांग्रेस सीपीएम मिलकर भी 0। उन्होंने तो वोट डिवाइड करके भाजपा को एडवांटेज देने का कोशिश किया है। लेफ्ट क्या है यहाँ पे? लेफ्ट में कुछ नहीं है। तृणमूल के साथ एक टेबल में बैठने का औकात भी लेफ्ट लोगों को नहीं है। अब सवाल ये कि अगर टीएमसी किसी दूसरी पार्टी को बीजेपी को हराने लायक समझती नहीं
तो फिर वो कांग्रेस और सीपीएम के लिए सीटें कैसे छोड़ेगी? ऐसे में कैसे होगा इंडी गठबंधन में सीट बंटवारा? दीदी के बयान से कांग्रेस भड़क गई। सारे जोट घोट बन जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए ये लोगों का ये जो मिल के लड़ना, ये सब बकवास है, इसमें कुछ दम नहीं है। और मिल के लड़े या बिना मिल के लड़े, रिजल्ट तो वही होगा जो मोदी जी और भी बड़ा रूप से सत्ता में फिर वापस आएंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की कांग्रेस और सीपीएम से नहीं बन रही तो महाराष्ट्र में शिवसेना नाराज हो गई। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की मांग ये कि राज्य की 48 सीटों में से उसे चुनाव लड़ने के लिए 23 सीटें दी जाएं, पर कांग्रेस ने साफ मना कर दिया। पार्टी ने शिवसेना उद्धव ठाकरे को टूटी हुई पार्टी बता दिया। इस पर पलटवार करते हुए संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस को जीरो से शुरुआत करनी होगी। यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने भी कांग्रेस से कह दिया कि मोदी को रोकना कांग्रेस तुमसे ना हो पाएगा। और जब हम पहली बार बैठे थे या दूसरी बार बैठे तो हमने ये तय किया था कि जीते हुए जो सीटें हैं, जो सीट हम जीत, एनसीपी हो चाहे हम हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो उसमें कांग्रेस आके ही नहीं ना, कांग्रेस ने सीटें जीती नहीं महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस से शुरुआत करनी है जीरो से महाराष्ट्र में। जिस यूपी में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। अखिलेश पिछड़ा, दलित, मुस्लिम कार्ड पर जोर दे रहे हैं। राम मंदिर पर वो खामोश है। उनके लिए बड़ा मुद्दा अब भ्रष्टाचार है। झारखंड में जो पैसा पकड़ा गया, उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियो दिखाई, तो आखिरकार किसका फेलियर है ये? जो सरकार ने नोटबंदी की हो और उसके बाद 300 करोड़ से ज्यादा पैसा निकले। दरअसल अखिलेश और ममता बनर्जी लंबे समय से दोहराते रहे कि जिस राज्य में गठबंधन का जो दल सबसे मजबूत है वो वहां मजबूती से लड़े। यानी यूपी की सीटों को समाजवादी पार्टी और पश्चिम बंगाल की ज्यादातर सीटों को टीएमसी के लिए छोड़ देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इसको तैयार नहीं। राहुल गांधी इस मांग को भाव नहीं दे रहे, इसलिए अब टकराव की नौबत है। केरल में भी सीट बंटवारे पर पेंच फंसना तय है, क्योंकि यहां कांग्रेस और अवाम मोर्चे में आर पार की लड़ाई होती रही। अब राहुल गांधी ने 14 जनवरी से मणिपुर से जिस न्याय यात्रा की शुरुआत का ऐलान किया, उसके 6200 किलोमीटर के रूट में पश्चिम बंगाल भी है और उत्तर प्रदेश भी। यह फैसला कांग्रेस का है, तो जाहिर है कि अपने असर वाले इलाके में राहुल का पदयात्रा करना ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों के लिए चुभने वाली बात है, क्योंकि कांग्रेस का मकसद अपनी खुद की सियासी जमीन को मजबूत करना है। राहुल की ये न्याय यात्रा 20 मार्च को खत्म होगी, यानी राहुल जनवरी से मार्च तक बिजी हैं। फिर इंडिया गठबंधन की महारैलियों की तैयारियों का क्या होगा, ये कंफ्यूजन बढ़ाने वाला सवाल है। इंडी गठबंधन राज्य दर राज्य दरक रहा है। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के बीच में सीट बंटवारे को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो यहां पर बिहार जैसे राज्य में जेडीयू और आरजेडी के बीच के जो रिश्ते हैं, जो विश्वास की डोर है, वो टूटने की अटकलों का बाजार गर्म है और वो 7वें आसमान पर है। और अब ललन सिंह के जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद में खबरों के बाजार में तो जैसे आग लग गई है। ऐसी चर्चा तेज है कि ललन सिंह का तेजस्वी यादव के करीब जाना नीतीश को रास नहीं आया और लालू की पार्टी आरजेडी से ललन सिंह की बढ़ती करीबी की वजह से उन्हें अध्यक्ष पद की कुर्बानी देनी पड़ी। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान ललन सिंह ने पद से इस्तीफा दिया और अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार पार्टी की कमान भी संभालेंगे। इस बीच जेडीयू की कार्यकारिणी ने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के दलों के साथ बातचीत के लिए अधिकृत किया। अब सीट बंटवारे के लिए चुनाव की साझा रणनीति पर जो बात होगी वो नीतीश कुमार करेंगे। यानी बिहार में भी इंडी गठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है। मुद्दे की बात हो रही है, उसको लोग ढकना चाहते हैं, लोग कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अब कोई बार बार कितनी बार सफाई देता है भाई? लालू जी ने कहा, जिन्होंने पंचायती कराया, जिन्होंने मुंह में मुंह जोड़ाया, तो
तो वो तो मुंह में मुंह जुड़ाने वाला कहा था कि लालू जी आपका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और नीतीश जी आप देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। न देश के प्रधानमंत्री क्या संयोजक नहीं बन पाए वो, और वो बेचारा अभी तक चचा चचा कह रहा है, उप मुख्यमंत्री बना हुआ। तो लालू जी, दो ही रास्ता बचा है नीतीश कुमार के पास, दो रास्ता में एक रास्ता तो बंद ही हो गया कि लालू यादव के आगे घुटना टेके और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दे। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो लालू जी कोई इधर उधर के खिलाड़ी नहीं है। कहते हैं कि मैदान कोई भी हो, लड़ाई हमेशा हौसले से लड़ी जाती है, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं की हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अलायंस के कुछ नेता अभी से सरेंडर के मूड में हैं। विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की जीत पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू में दो टूक कहा कि हवा भाजपा के पाले में है, लेकिन हवाएं दिशा बदल सकती हैं। भाजपा कभी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, वो ऐसे लड़ती है जैसे ये आखिरी लड़ाई हो। विपक्षी दलों को भी ऐसा करना चाहिए। चिदम्बरम को अगर 2024 के चुनाव से पहले ही हवा के रुख का एहसास हो चला है तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि इंडी गठबंधन के अंदर का आत्मविश्वास किस कदर कमजोर हो चुका है और इसे मजबूत करने की कोशिश जमीन पर नहीं दिखती है। 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडी गठबंधन की चौथी मीटिंग हुई। एजेंडा था सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय करना, साझा रैलियों की तारीख तय करना, पीएम पद के उम्मीदवार के चेहरे पर बात करना और गठबंधन के संयोजक के नाम का ऐलान करना। लेकिन 19 दिसंबर वाली मीटिंग में सिर्फ इतना तय हो पाया कि 31 दिसंबर या 15 जनवरी तक सीट बंटवारे का काम पूरा कर लिया जाएगा। अब जब सीट बंटवारे पर सिर्फ चर्चा हुई, इतने भर से पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में आर पार की बयानबाजी शुरू हो गई। सवाल ये कि अब कैसे आगे बढ़ेगा गठबंधन का ये कारवां। मैदान में जब मोदी जैसा विरोधी खड़ा हो तो टक्कर लेना पहले ही बड़ी चुनौती है। ऊपर से इंडिया गठबंधन के भीतर एकता से ज्यादा टकराव की खबरें आती हैं, समाधान से ज्यादा असमंजस बढ़ने की खबरें आती हैं, तो फिर बीजेपी के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं। अब सबकी नजरें 2024 के संग्राम के उस अध्याय पर, जब 22 जनवरी को अयोध्या से राम राज्य वाली नई हुंकार सुनाई देगी। इसके बाद भी विपक्षी खेमे में असमंजस बना रहा तो चुनावी राह बेहद मुश्किल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।